कहते हैं ना कि ये जो शरीर है वो किराए का मकान है जिसे एक दिन छोड़कर जाना है। कोई इसे सत्य मान लेता है लेकिन कोई नहीं मानता है। आज की जो कहानी सुनाने वाला हूँ काफ़ी अजीबोगरीब कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी जो मैं अभी बताई जो लाइन उसी के रिलेट करती है। आपको बता दूँ, एक बुड्ढी होती है जो 7 सालों से अपने नाती के साथ रहती थी। नाती की अचानक मौत हो जाती है और नाती के साथ वो इतना लगाव में रहती थी कि उसकी मौत के बाद भी वो नाती को समझती थी कि नाती अभी जिंदा होगा। वो अपने बुजुर्ग जो बूढ़ी थी वो समझती थी कि मेरा नाती अभी जिंदा होगा, जो उसकी आत्मा गई है वो वापस आएगी। उसकी मरी हुई बॉडी को उसको रोज नहलाती थी, रोज उसको कपड़े पहनाती थी, रोज उसके लिए खाना पूछती थी। मरी हुई बॉडी से वो रोज पूछती थी क्या खाना खाओगे। ये पूछने के बाद ही कोई रिस्पांस तो नहीं आता था सामने से, यानी बॉडी तो मरी हुई बॉडी क्या रिस्पांस करेगी या कोई क्या जवाब देगी। फिर भी वो उसे रोज पूछती थी, रोज उसे नहलाती थी, रोज उसे पोछा मारती थी यानी उसके शरीर पर, और फिर रोज उसे कपड़ा पहनाती थी। बाकायदा उसे खाना का कवर जो है खाना सामने रखती थी, साथ में उसके सोती थी और बातें करती थी, उसे देखती थी उस बॉडी को। सोचिए इस कदर लगाव था। आज की जो अजीबो गरीब कहानी है काफ़ी खौफनाक कहानी। जब इसकी पूरी कहानी आप लोग जानोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि किसी के साथ ऐसा भी हुआ है। इतनी दर्दनाक कहानी, जिसे पूरी कहानी आप जब सुनोगे तो आप लोगों को ये पूरी कहानी स्पष्ट होगी। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव, फिर हाजिर हूँ क्रिमिनल हिस्ट्री में इस नई कहानी को लेकर। आज की जो कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है, पहले तो बाराबंकी जिले की है उत्तर प्रदेश के। बाराबंकी में एक क्षेत्र है कोतवाली क्षेत्र, सिटी कोतवाली क्षेत्र, मोहारी पुरवा। ये मोहारी पुरवा की कहानी है, कोतवाली क्षेत्र मोहारी पुरवा। 26 जून 2023 का दिन था, अभी रिसेंटली गया है। 26 जून 2023 के दिन फ़ोन आता है पुलिस स्टेशन में। वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन आता है कंट्रोल रूम में। पुलिस को बताया जाता है कि हमारे घर के पास से बहुत तेज़ी से बदबू आ रही है, आप लोग आ जाइए। पुलिस को ये कंप्लेन मिलता है। जो वहाँ की जो सर्कल ऑफिसर थी बीनू सिंह, वो अपने कई पुलिस इंस्पेक्टर और कांस्टेबलों के साथ रवाना हो जाती है घटनास्थल के लिए। जब वहाँ पे जो लोग फ़ोन किए थे, मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए रहते हैं। पुलिस पहुँचती है मौके पर। बीनू सिंह सर्कल ऑफिसर और कई पुलिस के अधिकारी और पुलिस वाले भी पहुँचते हैं। तो लोगों से पूछते हैं क्या हुआ, मामला क्या है। तो मोहल्ले वाले बताते हैं कि ये आसपास में से इतनी बदबू आ रही है, ये घर है जो, इसमें से इतनी तेज बदबू आ रही है, घर के अंदर क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन इतनी तेज बदबू आ रही है कि असहनीय बदबू है। तो पुलिस घर खोलने का प्रयास करती है, यानी दरवाज़ा खोलने का प्रयास करती है। तो दरवाज़ा जब बेल नॉक करती है यानी खटखटाती है तो कोई दरवाज़ा नहीं खुलता है। काफ़ी देर, कम से कम 5 से 10 मिनट तक दरवाज़ा खटखटाती है। अगर ना कोई हो तो समझ में आता है कि अंदर नहीं है कोई। लोग जानते हैं लाइट जल रही है, पंखे चल रहे हैं, मीटर चालू है, चप्पल बाहर है, सब कुछ है, लेकिन दरवाज़ा कोई खोल नहीं रहा है। तो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। कम से कम 5 से 10 मिनट तक पुलिस प्रयास करती है कि कोई दरवाज़ा खोल दे, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। पुलिस अब थक जाती है। पुलिस थक जाती है तो पुलिस अब क्या करती है, पुलिस के 2 जो कांस्टेबल थे ऊपर से जाते हैं, 2 अधिकारी ऊपर से जाते हैं छत के जरिए जाते हैं और अंदर जो कुछ देखते हैं उनके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। ऐसे सीन देखते हैं वो लोग अंदर देखते हैं कि एक बुढ़ी जो 2 खाट होती है, 2 चारपाई पे एक बॉडी पड़ी हुई है और उसके बाजू में एक बुढ़ी बैठी है, उसे कपड़ा या उसे नहला रही है। ये सारी चीज़ें पुलिस के 2 कांस्टेबल देखते हैं और कैसे भी घर के अंदर जाते हैं और ये पूरा सीन देखते हैं। उसके बाद किसी तरह वो मेन दरवाज़ा जो होता है वो खोलते हैं। जब मेन दरवाज़ा खोलते हैं तो इतनी तेज बदबू पूरे मोहल्ले में फैलती है, असहनीय बदबू जो कोई सह नहीं सकता, इतनी तेज बदबू। तो इतनी तेज बदबू कैसे भी करके वो दोनों जो अंदर गए थे घर के अंदर, वो लोगों को इतनी तेज उल्टी होने लगती है कि कई बार उल्टी करते हैं वो लोग। और पुलिस के कांस्टेबल भी फटाफट जो अपनी रुमाल होते हैं, मोहल्ले के लोग भी तितर बितर हो जाते हैं, इतनी बदबू आती है। ऐसे नहीं, एक चूहा मरता है घर में, आप लोगों इमेजिन कीजिए, एक चूहा जब मरता है या कहीं कोने में मर जाता है तो इतनी बदबू आती है कि लोग उसे किसी हाल में उसे यहाँ से फेंकना या उसको ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं। और ये बदबू लगातार आ रही थी, तो लोग अब तो करे क्या। तो पुलिस भी किसी तरह मास्क मंगाती है, मास्क और रुमाल और गमछा, जो गांव में होता है गमछा, उसे लपेट कर गांव वाले और मोहल्ले वाले और फिर पुलिस के लोग जो हैं अंदर जाते हैं। बाकायदा लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं एक बुढ़ी है
जो एक बॉडी पड़ी है खाट पर उसे नहला रही है और बॉडी से कीड़े निकल रहे हैं, पूरी बॉडी पर कीड़े रेंग रहे हैं। कीड़े जो हैं पूरे फैले हुए हैं घर के, और खाट पर कीड़े पड़े हैं, यानी पूरी बॉडी पर कीड़े पड़ गए हैं, एक डेड बॉडी। और बुढ़ी के ऊपर भी कीड़े चल रहे हैं, लेकिन बुढ़ी को बदबू का कोई असर नहीं है, बदबू को कीड़े से कोई मतलब नहीं है, वो तो अपने आप में मग्न है, बस अपने नाती को नहला रही थी। उसे फिर जब पुलिस किसी तरह वो बुढ़ी को पकड़ती है, उसे समझाती है कि चलिए आप बाहर चलिए, बॉडी को अपने कब्जे में लेती है पुलिस किसी तरह, पुलिस अपने कब्जे में लेती है, लेकिन बुढ़ी चिल्लाती है कि मेरा देवता, यानी उसको देवता बोलती है मेरा देवता अभी जिंदा होगा, यानी वो भी ठीक होगा, वो बीमार है, वो ऐसा बोलती है कि मेरा जो देवता है, मेरा जो नाती है वो अभी ठीक हो जाएगा, वो बीमार है, उसे आराम करने दो, और ऐसी बातें बोलती है। पुलिस भी सोचती है कि इसका जो मानसिक स्थिति हो सही नहीं है, तो बुढ़ी को किसी तरह समझाए। बुढ़ी हो तो उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं, वो जिद करती है कि उसे कहाँ ले जा रहे हो, उसे क्या कर रहे हो, तो किसी तरह पुलिस इसे पकड़कर बाहर ले जाती है बुढ़ी को, और बुढ़ी को बाहर ले जाने के बाद फिर पुलिस उसे यानी इलाज के लिए उसका व्यवस्था करती है, किसी अस्पताल भेजती है, और फिर जो लड़की की बॉडी, उसके नाती की बॉडी, नाती का नाम प्रियांशु था और बुढ़ी का नाम मिथिलेश, जिसकी उम्र 65 साल थी बुढ़ी की, और उसके नाती की उम्र 7 साल, तो वो मर गया था। अब क्या करते हैं कि उसे लगभग अपने कब्जे में बॉडी पुलिस ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि उसकी मृत्यु किस वजह से हुई है। अब बात यह थी कि इसके पूरा परिवार किधर है, यानी बुढ़ी और ये नाती हैं तो इसके माँ बाप किधर हैं, और इसकी पूरी फैमिली कहाँ है। बुढ़ी का जो आदमी है यानी वो कहाँ है, मिथिलेश का आदमी किधर है, फिर मिथिलेश का नाती है तो इसकी बहन का यानी इसकी माँ बाप किधर है, ये सारी बातें पुलिस के सामने सवाल खड़े थे। तो पुलिस मोहल्ले वालों से पूछताछ करती, क्योंकि उस बुढ़ी का यानी प्रियांशु और मिथिलेश का कोई तो था नहीं कि इनके बारे में कोई जानकारी दे। तो पुलिस बकायदा पूरे मोहल्ले वालों से पंचनामा करती है, पूछताछ करती है, बॉडी को तो अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज देती है कि किस कारणों से इसकी मौत हुई है, और बुढ़ी को भी इलाज के लिए प्रॉपर एक अस्पताल भेज दिया जाता है। तो जब पुलिस ने मोहल्ले वालों से पूछताछ की, जब मोहल्ले वालों से पूछताछ होती है तो जो बातें सामने निकल कर आती है वो बातें झकझोर देने वाली थी, एक दिल को एक दर्दनाक मतलब कि एक सदमा देने वाली कहानी सामने आती है। पता चलता है कि मिथिलेश यानी जो बुढ़ी है उसका नाम मिथिलेश है, मिथिलेश की शादी हुई थी, पहली शादी, तो पहली शादी का जो आदमी था उसकी मौत हो गई थी किसी कारणवश। ये मोहल्ले वाले बताते हैं कि पहले आदमी का किसी कारणवश मौत हो गई, तो मिथिलेश अकेली पड़ गई। उसके बाद वह दूसरी शादी कर ली। मिथिलेश दूसरी शादी करती है कांस्टेबल, जो आरपीएफ कांस्टेबल सत्यनारायण वर्मा से शादी करती है। दूसरी शादी इसकी सत्यनारायण जो कांस्टेबल थे, आरपीएफ कांस्टेबल सत्यनारायण वर्मा से शादी करती है दूसरी शादी। फिर इनके 2 बेटी और 2 बेटे होते हैं, 2 बेटे होते हैं, और सत्यनारायण जो कांस्टेबल थे। अब इनके जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा था, यानी मिथिलेश का जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा था। दोनों बेटे पढ़ाई भी कर रहे थे, दोनों बेटियां भी पढ़ाई कर रही थी, मिथिलेश भी अपने काम पे जाते थे, यानी मिथिलेश का आदमी जो था सत्यनारायण वो भी काम पे जाता। काफ़ी सब कुछ अच्छा और सामान्य चल रहा था, जीवनचर्या इनकी सही हो चुकी थी। पहला इनको एक झटका लगा था कि इनके पहले पति की मौत हो गई थी। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो अचानक क्या होता है, एक दिन के पति की मृत्यु हो जाती है, यानी सत्यनारायण की मृत्यु हो जाती है 2016 में। जो रिसेंटली का समय गया है 2016 में सत्यनारायण की मौत हो जाती है। सत्यनारायण की मौत के बाद ये जो मिथिलेश है टूट सी जाती है, क्योंकि पहले पति की भी मौत हो गई, अब दूसरे पति की भी मौत हो जाती है। तो 2016 में सत्यनारायण की मौत के बाद मिथिलेश थोड़ी सी टूट सी गई, लेकिन फिर भी उसकी 2 बेटी थी और 2 बेटे थे, तो ये दोनों थोड़ा साथ सपोर्ट देते थे। लेकिन अचानक क्या होता है कि अब दोनों बेटियों की भी शादी कर दी जाती है। एक बेटी अपने मायके चली जाती है, और फिर एक बेटी और उसका दामाद भी मर जाता है, यानी एक बेटी भी और उसका दामाद भी मर जाता है। उसी का बेटा प्रियांशु है जो इसके साथ रहता था, प्रियांशु तो मर जाता है। अभी इसके 2 बेटे बचे थे, लेकिन ये 2 बेटे भी अचानक इनकी शादी होने के बाद ये दोनों कहाँ चले गए, आज तक इनका कुछ अता पता नहीं चला। यानी इनकी 2 बेटियां, एक बेटियां चली गई अपने घर
शादी करने के बाद, और एक भी गई थी घर, लेकिन उसका पति और उसका वो भी मर गई। इनकी एक बेटी और उसका दामाद मर गया, उसका पति। तो प्रियांशु जो उसका बेटा है वो ये मिथिलेश बुड्ढी के साथ अकेले साथ में रहता था, क्योंकि बुड्ढी का पूरा परिवार उजड़ गया था। बुड्ढी के पास कोई अपना नहीं था कि जिसके साथ दुख शेयर कर सके, कोई उसे ला कर, कोई उसे शांति से, कोई उसे अपने अपनों का सुख दे सके। बुड्ढी के पास कोई नहीं था, क्योंकि जो 2 बेटे थे वो लापता हो चुके थे। कहाँ चले गए बड़े होने के बाद उनको खुद को, बुड्ढी को नहीं पता है। बुड्ढी काफ़ी खोजी, अब अकेली पड़ चुकी थी बुड्ढी। बुड्ढी की जो 2 बेटियां थी, एक बेटी घर चली गई दूसरे के, और एक बेटी की और उसके दामाद की मौत हो गई, जिसका बेटा प्रियांशु अब बुड्ढी के साथ अकेला रहता था। प्रियांशु भी बाकायदा पढ़ता था, लेकिन जब सारे लोग चले गए, घर में कोई नहीं बचा, तो अब जो मिथिलेश बुड्ढी है उसके मन में कुछ ऐसा हुआ कि कहीं प्रियांशु की भी मौत ना हो जाए। यानी उसके मन में ऐसा हो गया था कि लोगों के साथ कुछ अजीब हो रहा है उसके परिवार के साथ। तो वो प्रियांशु को कहीं जाने नहीं देती थी। वो लगभग 5 से 7 सालों से प्रियांशु के साथ एक घर में ही रहती थी, ज़्यादा देर तक बाहर भी नहीं निकलती थी। वो दरवाज़ा बंद करके प्रियांशु की पढ़ाई लिखाई भी छोड़ा दी थी। वो पढ़ने भी नहीं जाता था, स्कूल भी नहीं जाता था। वो सोचती थी कहीं बाहर जाए तो इसकी भी मृत्यु ना हो जाए, यानी इसकी भी मौत ना हो जाए। बुड्ढी के मन में इतना डर था। सोचिए, उसकी जो मनोस्थिति हो वो बिगड़ चुकी थी। ये कहानी आप लोगों को थोड़ी अजीब जरूर लग रही होगी, कहानी थोड़ी कॉन्फ्लिक्टिव भी है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि काफ़ी जॉइंट है स्टोरी में, क्योंकि काफ़ी मोड़ आए इस स्टोरी में। एक बार बेटी चली गई, एक बार बेटी की मौत हो गई, फिर 2 बेटे कहीं चले गए, बचा प्रियांशु और बुड्ढी। अब बुड्ढी, प्रियांशु तो छोटा था, उसे कुछ नहीं पता था। अब प्रियांशु उसके साथ रहता था, लेकिन प्रियांशु की मौत हो गई। और प्रियांशु की मौत हो गई तो उसे लगता था कि, बुड्ढी को लगता है, यानी मिथिलेश को लगता था कि प्रियांशु की जो आत्मा है वो गई है। वो भगवान से बस मनाती थी और रिक्वेस्ट करती थी कि वो मेरा प्रियांशु की आत्मा वापस आ जाएगी। उसी की आस में बुड्ढी 10 दिन से, शायद पुलिस को अनुमान है कि ये बॉडी है जो मरी हुई 10 दिन पुरानी है। तो पुलिस को लगा कि, ये बुड्ढी को लगा कि ये इसकी आत्मा आएगी और ये जिंदा हो जाएगा, लेकिन उसकी मनोस्थिति बिगड़ चुकी थी बुड्ढी की, और वो काफ़ी परेशान थी। और उसका साफ सफाई करती थी, उसे नहलाती खिलाती थी, और उस बॉडी के साथ रहती थी, बातें करती थी, सोती थी। ये सारी बातें बाद में निकल कर आई, जब उससे पूछताछ हुई और मोहल्लों वालों से पूछताछ हुआ, तो ये पूरी कहानी सामने निकल कर आई। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।